अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद हाथों में डिग्री लिए और आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाए मुल्क में नहीं बल्कि बैरून मुल्क जाकर जो है अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त ना नौकरियां हैं, ना रोज़गार है और ना ही वसाइल हैं। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के जो स्टेटिस्टिक्स सामने आए। तकरीबन एक साल के दौरान, लास्ट एक साल में 7.5 लाख पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स ने, नौजवानों ने, जिनके पास डिग्रीज हैं, जिनके पास हुनर है, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जो है वो बैरून मुल्क चले गए, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? ये मुल्क जिसकी 65% आबादी 35 साल से कम की है, जो फ्यूचर है इस मुल्क का वो इस वक्त दाव पे लगा हुआ है। हर कोई पाकिस्तान से बाहर जाने की और बेहतर मुस्तकबिल, चाहे वो स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, पाकिस्तान से बाहर जाके अपना रोजगार तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हुकूमती दावे इसके बरखिलाफ हैं, बरअक्स हैं कि जनाब इकॉनमी जो है वो ट्रैक पर आ गई है और पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारी पॉलिसीज़ का फुकदान है। ये वही फुकदान है जिसकी वजह से एक ट्रस्ट डेफिसिट है इस पूरे निज़ाम के ऊपर। प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल सांद साहब, आपकी मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला सिंध के। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। और डॉक्टर हुमा बकाई ने भी हमें ज्वाइन किया, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर। डॉक्टर बकाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हुमा, आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ। ये बहुत ही हॉरिफाइड फिगर्स हैं ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के। ये क्या ट्रेंड शो कर रहा है पाकिस्तान में? इतनी बड़ी तादाद में प्रोफेशनल्स जो हैं वो बाहर चले गए। जी ऐसा हुआ है और जाहिर स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। और ये परेशान कौन इसलिए है कि जो टॉप लेयर थी, यानी जो हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स थे, उनको उन्होंने चुन लिया है। जाहिर है जो ये इस वक्त एक मैसिव इमिग्रेशन हो रही है कनाडा में, और मैं ये भी जानती हूँ कि लोगों का पीआर 6 हफ्ते के अंदर आ रहा है और उस पीआर पे वो उनको वहां बुला लेते हैं, फिर वो वहां नौकरियां ढूंढते हैं और फिर वहां सेटल हो जाते हैं। और ये हमारा बेहतरीन दिमाग है। तो सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग जा रहे हैं, ये हमारे बेहतरीन लोग जा रहे हैं और जाहिर है कि ये ब्रेन ड्रेन है। और दूसरी अहम बात ये है कि इसको रिवर्स करने का कोई रास्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग हमारे पास हैं उनसे भी हमने उम्मीद छीन ली। ये जाके जुड़ जाता है हमारी तालीम से। हमारी जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर की तालीम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जिसने प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा है या उसके वालिदैन ने खर्चा कर कर उसको बाहर भेजा है, वो वहां से वापस आता है और फिर वो सोचता है कि मैं परमानेंटली कैसे बाहर चला जाऊं। चलो मैं 3-4 साल की तालीम लेकर अब वापस आ गया, अब मैं परमानेंटली बाहर चला जाऊं। तो हमारा जो बेहतरीन रिसोर्स है, आप समझिए वो उसको यहाँ से सक आउट हो रहा है। अच्छा, बुनियादी जो मसाइल है, ज़ाहिर है कि उसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है, सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर सिक्योरिटी खदशात, खौफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो ये हर साल तकरीबन 40 लाख बच्चे जो हैं वो जॉब की उम्र को पहुंचते हैं और उनमें से सिर्फ हार्डली 39% को पाकिस्तान में नौकरियां मिलती हैं। तो ये तो हम एक बहुत बड़ा क्रिएट कर रहे हैं, एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस। देखिए, जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है ना, उसमें वो कहते हैं कि दुनिया की 16% इस वक्त ग्लोबल यूथ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। जब ये 16% ग्लोबल पॉपुलेशन यूथ की अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि पाकिस्तान चौथा या 5वां मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और इसमें यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये जो प्रोपोर्शन है ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। और उसकी बहुत जो मेरे ख्याल एक प्रॉब्लम है वो एक सोच है। फॉर एग्जाम्पल, हम डिग्री को अहमियत देते हैं, स्किल को अहमियत नहीं देती। वोकेशनल ट्रेनिंग्स की हमें बेइंतहा ज़रूरत है, वो स्ट्रीम हमने ख़त्म कर दी, बंद कर दी, उसकी इज्जत भी हम नहीं करते। जर्मनी जैसा मुल्क आपको ट्रैक देता है, लेकिन पाकिस्तान इस तरह का कोई ट्रैक या ऑप्शन नहीं देता। तो
एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। हालांकि सॉरी टू इंटरप्ट यू, CPAC के होते हुए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर आ जाते। उसमें हमारी जो वोकेशनल ट्रेनिंग के अलावा हमारे सूबाई इसमें इदारे जो हैं वो काफ़ी मुतारिक हो सकते थे। उन्होंने अपना कोई रोल ख़ास अदा नहीं किया इसमें। देखिए, पाकिस्तान उन कंट्रीज में है, सिपेक और नो सिपेक, जो खित्ते में सबसे कम पैसा तालीम और अपस्किलिंग पर खर्च करता है। आपको जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं वो कहते हैं 4% कम से कम GDP का खर्च करें। पाकिस्तान तवातुर के साथ 1.5 या 2% खर्च करता है। 2018 में ये फिगर पहली दफा 2% से ऊपर गया था, अब दोबारा 1.5-1.6% है, जो आपको प्रायोरिटी का बारे में बताता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि जो पैसा एलोकेट हुआ हुआ है, ये जो कम पैसा एलोकेट हुआ हुआ है, ये भी इस्तेमाल नहीं होता। फिर इस वक्त बहुत बात होती है टेक्नोलॉजी की, डिजिटल एक्सेस की। पाकिस्तान का डिजिटल डिवाइड दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा है और उसकी वजह यह है कि प्राइमरी एजुकेशन 100% नहीं है। इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में 100% प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट है। देखिए, मसला यहां से शुरू होता है। पाकिस्तान में तो अभी 100% प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट ही नहीं है। फिर डिजिटल डिवाइड है, फिर आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, आपकी टर्शरी एजुकेशन, आपकी हायर एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं तो खुद तालीम से वाबस्ता हूं साहब, मुझे दुख होता है उन डिग्रीज पे जो हम बांट रहे हैं, क्योंकि उनकी अहमियत उस कागज जितनी भी नहीं है जिन पे वो लिखी जाती हैं। अच्छा, तो ये इस वक्त जो हम अरबों रुपए के लैपटॉप्स वगैरह बांट रहे हैं, यूथ लोन स्कीम्स वगैरह, ये सारी चीजें, ये सब क्या हैं? दोबारा कहिएगा, मुझे आपकी बात मैं ये कह रहा था कि बिलियंस के हम जो यूथ लोन स्कीम्स और लैपटॉप्स वगैरह बांट के और उसके बाद ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि उन लैपटॉप्स के ऊपर पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, डिजिटल इनकलाब आ जाएगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इज दिस द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर गवर्नमेंट? देखिए, बहुत अच्छी बात है, चंद तलबा को, चंद बच्चों को लैपटॉप्स मिल गए, लेकिन मैं जरूर गुजारिश करूंगी हुकूमत से कि कभी इसकी परसेंटेज हमें बताएं, कितने % बच्चों को आप दे रहे हैं ये लैपटॉप। और एक अभी स्टडी हुई थी ब्रिटिश काउंसिल की, और वो स्टडी ये कहती है कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस है वो ही तबका मुल्क से बाहर जाना चाहता है। जो तबका ये कहता है बच्चों का कि हम मुल्क के अंदर रहना चाहते हैं, वो लोग हैं जिनको इंटरनेट एक्सेस नहीं है। यानी जब लोगों को एक्सपोजर मिलता है, जब उन्हें बात समझ में आती है, तो वो बाहर निकलना चाहते हैं। ये वो स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको सामने रखकर पॉलिसी बनाई जाती है। अगर आपकी पॉलिसी इसलिए बनती है कि इलेक्शंस में क्या होगा, अगर आपकी पॉलिसी इसलिए बनती है कि तस्वीर अच्छी खिंचेंगी, तो फिर तो हालात यही रहेंगे ना जी। हमने अपने बच्चों से उम्मीद छीन ली है। 2022 और का जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि हमने अपने बच्चों से उम्मीद छीन ली। इकबाल सांद साहब, सबसे ज़्यादा ये जो मैं नंबर्स अभी बताए हैं स्क्रीन पे, कुछ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उनकी तादाद भी आ रही थी, कहा यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो लोग गए हैं पढ़े लिखे वो सिंध से गए। क्या कर रहे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, यकीनी तौर पर उन्होंने जो नंबर्स बताए हैं वो लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। सिंध गवर्नमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, फेडरल में हम पार्टनर हैं, लेकिन हमें देखना ये भी पड़ेगा इमरान साहब कि आखिर ऐसी सूरत हाल क्यों डेवलप हुई है हमारे मुल्क में। मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले 1 साल की बात ना कर लीजिएगा, पिछले 1.5 साल की बात, जी पिछले 1.5 साल में, मैं पिछले 1.5 साल की बात नहीं करूंगा, मैं तो 76 सालों की बात करूंगा कि पिछले 5 सालों में, अगस्त में इस असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी, पिछले 5 सालों में मुल्क जिस नैच पर गया, बाकी पिछले 70 सालों में शायद उस तरफ नहीं गया। ये बहुत सादा बात है जो पाकिस्तान के एक सादा शख्स को किसी सादा आदमी को समझाने के लिए काफ़ी होती है कि 70 सालों में पाकिस्तान उस स्टेज पर नहीं था जहां पर आज है। अभी की बात करें 70 साल, हम ये देखें, बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। जाहिर है कि आप सियासी हैं तो आप पॉलिटिकल मैं पिछले 1 साल की बात कर रहा हूं। पिछले 1 साल में तो इत्तेहादी हुकूमत है और आपने तो आगे सब एक बिलावल भुट्टो, अगले कहा जा रहा है कि जनाब वजीर आजम होंगे, सीएम सिंध कह रहे हैं कि अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो होगा। चले इंशाल्लाह, ठीक है आपकी तरफ से, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया इसको कौन देखेगा? देखिए, बिल्कुल मैंने आपकी गुफ्तगू में स्टार्ट में कहा कि लम्हा फिक्रिया है और मैंने आपकी बात को, डॉक्टर साहब की बात को डिसएग्री नहीं किया, लेकिन ये मेरा, आपका
और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप का भी मैं समझता हूं कि ये ख्याल है कि इस बात को हमने दुरुस्त करना चाहिए, जो कि हम करने में अब तक कामयाब नहीं रहे। हर साल लोग जाते हैं, हर साल लाखों नौजवान जाते हैं, क्वांटिटी इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बैरून मुल्क नौकरियों के मौके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानियों को ये बताया, और पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क नौकरियों के मौके फराहम करने के लिए जो इक़्तिदाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अडॉप्ट किया था, उसी के तहत ये आज के नौजवान भी मैं समझता हूँ कि नौकरी के मौके जो है ढूंढने के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। लेकिन फिक्रमंद बात यह है कि ये नौजवान जो पाकिस्तान का दिमाग है, जो पाकिस्तान का असासा है, जो पाकिस्तान का सॉलिड एसिड है, ये क्यों मुल्क से बाहर जा रहा है, हम इनको संभालने में अब तक कामयाब क्यों नहीं रहे। तो ये हमने सबने मिलकर सोचना, जो सूरत हाल पिछले 1.5-2 साल या 3 साल से हमारे मुल्क में, हम आपसे जवाब चाह रहे हैं ना। सिंध गवर्नमेंट तो पिछले सालों की बात करें, सिंध गवर्नमेंट तो पिछले 15 साल से है ना सर। इमरान साहब, सिंध गवर्नमेंट पिछले 15 साल से है। मैं आपकी इस बात को डिसएग्री नहीं करूंगा, नंबर्स आपके पास होंगे, मेरे पास वो फिगर्स नहीं है कि पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान से सूबा सिंध से लोग नौकरियों के लिए बाहर गए ज्यादा तादाद में। अगर हम यूनान की कश्ती वाला वाकया देखें ना, अगर तो उसमें एक भी शहरी कराची का भी नहीं है, सूबा सिंध की तो दूर की बात है सर, उसमें एक शहरी भी शहर कराची का नहीं है। वो साबित क्या करता है कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों से, दूसरे शोरों से नौकरी के मौके और गलत अंदाज में लेने के लिए दूसरे सूबे से लोग जा रहे हैं। तो हम टारगेट सिंध को बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। सिंध को हम टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये जो नंबर्स है ना ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के, इसी के नंबर्स में, इसी की चीजों में लिखा हुआ है कि सिंध से सबसे ज्यादा लोग भाई बाहर गए। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, इकबाल सान साहब भी मौजूद हैं और डॉक्टर हुमा बकाई भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर हुमा, ये बताइए, वे फॉरवर्ड और वॉर फुटिंग्स के ऊपर प्रायोरिटीज अगर 2-3 बताइए वॉर फुटिंग के ऊपर। इमरान, आपने कहा वे फॉरवर्ड और दूसरी बात नहीं मुझे समझ में आई। मैं कह रहा हूं वॉर फुटिंग के ऊपर क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। जाहिर है कि ये बहुत चीज इस वक्त इनफ इज इनफ। देखिए, मैं तो ये बात बारहा कहती हूँ और मेरे ख्याल है मेरे जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर इस मुल्क में कोई इमरजेंसी लगनी चाहिए तो वो एजुकेशनल इमरजेंसी है। इस वक्त जो हम तालीम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका नुकसान बहुत जबरदस्त हो चुका, लेकिन अब जो होगा वो शायद रियासत बर्दाश्त ही ना कर पाए। देखिए, इस वक्त कॉम्प्रोमाइज डॉक्टर्स, कॉम्प्रोमाइज इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो जरा से बेहतर हैं अपनी मेहनत की वजह से या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, बहुत महंगी फीसें देकर वो अपना मुस्तकबिल इस मुल्क में नहीं देख रहे हैं। तो एक तो आपको एक टर्न अराउंड ये करना है कि आप लोगों को, बिलखुसूस हमारी यूथ को, जो 69% है हमारी पॉपुलेशन का अंडर द एज ऑफ 35, उनको उम्मीद दें। फिर पूरी दुनिया में जॉब श्रिंकेज है, जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप जो है, यानी अपना काम करना, स्टार्टअप्स, इन सबको इनकरेज करना है। इस वक्त हम बातें बहुत खूबसूरत करते हैं लेकिन उसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाते। तो आई थिंक थिंग्स नीड टू बी डन एट अ वॉर फुटिंग फॉर अ टर्न अराउंड टू हैपन, जिसमें सबसे अहम जरूरत तालीम प्रायोरिटी है। एजुकेशनल इमरजेंसी। सान साहब, जी आपका पॉइंट आ गया। जी, एक बात से मैं एग्री करूंगा। हाँ। लेकिन इमरान भाई, इसमें देखिए, हमने देखना ये भी है कि पाकिस्तान पीछे सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार है। हमने मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, हमने खुद अपने मुल्क को गुफ्तगू में उस अंदाज में लेकर चले गए जब शायद मुल्क तबाह हो गया, मुल्क बर्बाद हो गया। पिछले 15 साल से आप सिंध गवर्नमेंट में बैठे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। नहीं, पाकिस्तान की, मैं भी पाकिस्तान की ही बात कर रहा हूं, मैं भी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं एजुकेशनल इमरजेंसी के हवाले से। और 18वीं आईनी तरमीम के बाद एजुकेशन और हेल्थ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया है। क्या आप लोगों ने किया प्रोविंशियल में तालीम? मैं कहूंगा तालीम के हवाले से सूबे सिंध के अंदर 60,000 असातिज़ा की भर्ती की गई हैं मेरिट की बुनियाद पर। यही तो वो ऑपरेशन है जो हम घोस्ट टीचर से जान छुड़ा लिया। 60,000 अभी मौजूदा सूरत हाल की बात करूंगा, 60,000 असातिज़ा जो हैं वो मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किए गए। और हेल्थ के शोबे में अगर आप सूबे सिंध की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे पाकिस्तान में हेल्थ के शोबे में सूबा सिंध सबसे आगे। अगर वो डिनाई करें तो मैं समझता हूं कि लोगों के फिर वो ऐनक लगी है जो लोगों को नजर नहीं आती। असल बात है, मैं समझता हूं कि सियासी इस्तेहकाम हमने खुद अपने नौजवानों को मायूसी की तरफ धकेला है। हमने खुद, अब तो आ गया ना सियासी इस्तेहकाम।
सियासी इस्तेकाम आ गया, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, अगस्त में असम्बलियां डिसॉल्व हो रही हैं, हाँ। फिर अगले 60 दिन में या 90 दिन में इलेक्शन होने जा रहा है, पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ चढ़ गया सर। जो 3-4 सालों में जो तबाही इस मुल्क की हुई, मैं समझता हूं कि वो 70 सालों में उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसका खमियाजा भी तो इसी मुल्क का नौजवान भुगत रहा है। बिल्कुल पॉलिसीज है। डॉक्टर बकाई, एक और चीज बस लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ फिगर्स हैं कि 100 के करीब पीएचडी स्कॉलर्स जो पाकिस्तान से बाहर गए वो भी वापस नहीं आए पाकिस्तान में। जी, ये हमारी एकेडमिक गवर्नेंस की कमजोरी है कि जो हमारे गए वो क्यों वापस नहीं आए। वो इसीलिए वापस नहीं आए कि वो इस मुल्क में अपने लिए ना तो कोई मुस्तकबिल देखते हैं, ना उम्मीद देखते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जो पीएचडी स्कॉलर्स नहीं, जो पीएचडीज आपके पास इस वक्त मुल्क में हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। जब आप जो आपके साथ बैठे स्टूडियोज में, जब वो कहते हैं कि मेरिट पे भर्तियां हुई, तो बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि हम इस कदर पोलराइज हो गए और बट गए कि मेरिट मजाक बन गया है, बिलखुसूस पब्लिक सेक्टर में। हेल्थ में सिंध गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या काम किया है? क्योंकि हम तो इस वक्त 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, और हम तो अभी तक इसी बात पे कंसेंसस नहीं डेवलप कर पाए कि क्या फैमिली प्लानिंग का इश्तेहार टीवी पे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। ठीक है, यानी वो भी जो सिंध में मसाइल है हेल्थ के हवाले से जो बात करें, डॉक्टर बकाई आपका पॉइंट आ गया सान साहब कि जो आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप है। अब जितने भी प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें, वो सिर्फ टर्शरी नहीं है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ है। वहां पर कहाँ हो रहे हैं इमरान साहब? ये सुबह सिंध में हो रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के इकदाम की वजह से हो रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है। हम एजुकेशन में भी चाहेंगे। देखिए, एजुकेशन में मैंने आपको बताया 60,000। मेरी बहन डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जी लोगों के एतराज़ात हैं। देखिए, एतराज़ात तो रहेंगे हमेशा, आपने प्रूफ करना होता है। तनकीद बराए तनकीद करना, और अगर किसी को पोर्ट्रे करना कि जनाब सान साहब चोर हैं या कोई भी चोर है, किसी को पोर्ट्रे करना, जहन साजी करना लोगों को, और पाकिस्तान के खिलाफ जो जहन साजी पिछले 4-5 सालों में हुई है, जिसका खमियाजा हमने 9 मई को देखा। बात सारी है कि आपकी तान जो है ना वहीं पर आकर टूट रही है पिछले 4-5 साल में। इससे पहले क्या दूध की नहरें बह रही थी? दूध की नहरें नहीं बह रही थी, पर ये तबाही इमरान साहब, ये तबाही मुल्क में कभी भी नहीं थी जो अभी हुई है। इस बात को आपको एग्री करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जो 9 मई को पाकिस्तान में नौजवान ही थे सारे जिन्होंने ये हमले किए हमारे इदारों पर, तो ये सारे नौजवान थे। सैलाब, क्योंकि ब्रेक पे जाने के बाद मैं सैलाब को ही टच करूंगा, उसी के ऊपर बात करूंगा कि ये पिछले साल जो 30 अरब डॉलर का हमें लॉस हुआ, नुकसान हुआ, अभी फिर सैलाब आने वाला है। सारी चीजें जो खुदा न खास्ता जो सूरत हाल कुदरती आफात है, इसका मुकाबला आपने मिलने हमने अल्लाह ताला से दुआ भी करें। और आपने कुदरती आफात तो है, लेकिन उस पानी की गुजरगाहों के ऊपर जो इस वक्त तजावुजात बनी हुई है, उसका जो रास्ता रोका हुआ है, वो कहां से कुदरती आफत है? वो तो इंसानी आफत है। पाकिस्तान की तारीख में जो हालिया बरसों में जो सैलाब सूबा सिंध में आया, उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं मिलती। लेकिन सूबा सिंध उससे भी निकल कर आ गया। ठीक है, सैलाब के नुकसान होते हैं, और वो फिगर्स भी आपके पास मौजूद हैं कि कितने नुकसान हुए। लेकिन अगर ये कहें कि हुकूमत सिंध ने, किसी ने कहा जी वो वजीर आला सिंध को जनाब लोगों ने वहां पे घेर लिया, तो भाई इसका मतलब ये है कि वजीर आला सिंध वहां लोगों के पास गए उनकी दाद पुरसी करने के लिए, तभी तो उन्होंने घेरा। उनको लोगों ने अगर बुरा भला कहा तो वो वहां मौजूद थे, बाकी किसी को नहीं कहा। इस मामले में कम से कम सिंध के जो चीफ मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा वोकल है, बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि वो मुतहर्रिक है, हर जगह पे मौजूद जरूर होते हैं। और आजकल निगरां वजीर आला पंजाब, उनको भी देखा जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इकबाल सांद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर हुमा बकाई भी। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ये जो सैलाबी सूरत हाल है, ये कहां तक हमारी अपनी ये दूसरों के ऊपर सारे हरबे जो है उनके ऊपर ब्लेम गेम डालकर हम अपनी जो इनकॉम्पिटेंसी उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। हकीकत क्या है, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत में मानसून स्पेल जो है वो ज़ोरों पर जारी है, और भारत की अगर बात करें तो वहाँ इंतहाई कशीदा सूरत हाल है।
सैलाब और बारिश इकट्ठे वहाँ पे जो इस वक्त तबाही मची हुई है, वहाँ के जो बड़ी स्टेट्स हैं, पुरानी दिल्ली जिसमें शामिल है, पुरानी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में सैलाबी सूरत हाल। और कहा यह जा रहा है कि दरियाए जमुना में पानी की जो सतह है वो 45 साल रिकॉर्ड तरीन लेवल के ऊपर, रिकॉर्ड बुलंद लेवल के ऊपर वहाँ पर पानी मौजूद है। और अल्टीमेटली जो हमेशा से होता आया, इस मरतबा भी वही चीज़ कि भारत ने पानियों का रुख जो है वो पाकिस्तान की जानिब मोड़ दिया और अब पाकिस्तान में रावी भी उससे मुतासिर है, झेलम भी और सतलज भी उससे मुतासिर है। भारत ने अपने आबी ज़खायर के जो स्पिलवेज है उनको खोल दिया। ये हमेशा से होता चला आया है और आगे भी यही होता जाएगा, यही होता रहेगा। लेकिन इसमें कहाँ तक हमारे लिए एक लेसन है कि 75 साल हो गए और हर दूसरे तीसरे साल जो है वो पहले एक चीज़ ये होती थी कि भारत जो है वो कहत साली, पानी रोक कर कहत साली कर देता था। और अब सूरत हाल ये है कि जनाब जब से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हुआ है तो उसके बाद दरियाओं का रुख जो है उस पानी का पाकिस्तान की तरफ कर देता है। इसी पॉइंट के ऊपर बात करूँगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राय नियाज मौजूद हैं। आप साबिक वाइस चांसलर हैं एरिद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। बात सिर्फ इतनी है कि 75 साल हो गए, हमेशा हम अपनी कोताहियाँ, अपनी इनकॉम्पिटेंसी जो है उसको दूसरों के सर डाल देते हैं कि आबी जारियत और ये सारी चीज़ें। भाई हमने क्या किया? भारत ने तो उन पानियों के ऊपर दर्जनों डैम्स बना दिए, उनको रिस्टोर करने की भी कोशिश की। अब जो एक्सेस वाटर है वो यहीं से होता हुआ दरिया सिंध के अंदर जाएगा। हमने क्या किया 75 साल में डॉक्टर साहब? मेरे ख्याल में तो ये क्वेश्चन जो है ये हम 75 साल से यही देख रहे हैं। और जब से मैं इस एरिया में आया हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो पिछले कम से कम 30 साल तो मैंने बड़े एक्टिव इस एरिया में गुजारे हैं। तो यही सवाल चलता है। लेकिन मेरे ख्याल में टू द पॉइंट जवाब इसका यही है कि जहाँ हम खड़े थे वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। अब आप देख लें ना कि जो डैम हमने बनाए वो सारा 30 दिन का पानी जखीरा कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए। एक तो एग्रीकल्चर के लिए वो 30 दिन का जखीरा कर सकते हैं। बाकी जो है इंडिया कितना कर सकता है? वहां पे क्या कैपेसिटी है? कितने साल? इंडिया में तो अब सालों में चला गया। अच्छा, इंडिया के पास तो बहुत डैम है। एक तो वो आपको पता है कि हमें अपडेट नहीं करता, उनके अपने ऐसे सिस्टम है वो बनाया जा रहा है और अपना यानी कितने अफसोस की बात है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो 2 महीने की इंपोर्ट के भी काबिल नहीं है। हमारे ज़खायर, आबी ज़खायर जो है वो 30 दिन की ज़राअत के लिए भी काबिल नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि ये तो अब वेदर पैटर्न चेंज हो गया। पिछले साल का $30 अरब का हमारी इकोनॉमी को नुकसान हुआ, एग्रीकल्चर तबाह हो गया, लाइव स्टॉक हमारा तबाह हो गया। हमने कोई सबक नहीं सीखा इससे? मेरे ख्याल में तो जो आप देख रहे हैं, मैं भी वही देख रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि वी आर गोइंग इन बिग फूड सिक्योरिटी इशू। ये फूड थ्रेट है, फूड सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। ये एक साइड पर तो ये हो रहा है कि पानी आ रहा है हमारा। लेट मी से लाइक दिस कि एक तो इंडिया से पानी आ रहा है ना। पहले तो हमारे पास जो अपने रेन फॉल्स हैं उनको हम मैनेज करें, अपने रिवर्स को ड्राई करें। हमारे रिवर्स में पानी जाना ही नहीं चाहिए। इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम ये थ्रेट रहेगा जो आपने पहले कहा है, ये थ्रेट रहेगा। अभी भी भारत क्या करे जब उनके पास खुद डूब रहा है? तो डूबता क्या नहीं करता वो तो पानी भेजे आपको। बिल्कुल। और यही वजह है, शायद यही वजह है कि इंटरनेशनल उसमें आप जब भी जाते हैं तो आपका केस कमजोर होता है। ये अल्टीमेटली जो आपने बात की कि फूड इनसिक्योरिटी की तरफ पाकिस्तान जो है कहने को एक एग्रीकल्चर कंट्री, ज़राई मुल्क, लेकिन हकीकत यह है कि दालें तक हम इंपोर्ट करते हैं। तो आगे सूरत हाल आप और ख़राब देख रहे हैं? बिल्कुल ख़राब देख रहा हूँ। उसकी वजह आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ कि आप जो पिछले साल हुआ, आपने सिंध के एरिया में कितनी लैंड जो है वो उसको लैंड को हमने बर्बाद किया है, जो बिल्कुल काबिल काश्त नहीं रही। इस साल वो और बढ़ेगी और इसके साथ अर्बनाइजेशन हो रही है। इसके साथ साथ जो हमारे अपना रेन फॉल जो है वो फ्लड जो है वो डैमेज किए जा रहे हैं। तो डैमेज होता जा रहा है। तो अब बात तो ये है कि अगर हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड रिड्यूस हो रही है तो
फूड सिक्योरिटी थ्रेट तो वहां पर है। सर डैम्स हम बना नहीं सकते, डैम्स बनाएंगे तो हम सियासत किस पे करेंगे? बहरहाल आपका एक थोड़ा सा वक्त कमी है, लिहाजा मैं फोकस हो रहा हूं कि आपकी एक सजेशन थी कि दरियाओं के ऊपर दीवारें अगर बना दें, वो क्या कॉन्सेप्ट है, जरा बताइए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उस साइड पर आना चाहता हूं कि अब डूबते को तिनके का सहारा, अगर मैं ये कहूं कि डैम की जरूरत नहीं है तो ये गलत है। एक प्रोफेशनल होने के नाते से मैं ये नहीं कहूंगा। अब मैं जब देखता हूं कि 40 साल मैंने जो एफर्ट्स की, मेरे कुलीग्स ने की, मेरे फेलोज ने की, सब ने की और कुछ नहीं देखा, तो अब वो आखिरी जो मैं कह रहा हूँ कि अब कुछ ना करते हुए कुछ तो करें। उसका हल ये है, जो हालात देख रहे हूँ कि इसको जितना हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जाएं, वो एक सोल्यूशन सा नजर आता है, एक लाइट सी नजर आती है हमारी सर्वाइवल की। और उसका हल जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, वो ग्राउंड रिचार्ज है। रिचार्ज एट होम, रिचार्ज इन अर्बन एरिया, रिचार्ज इन स्ट्रीट, रिचार्ज एवरीवेयर। तो रिचार्ज के बाद जो पानी, मिनिमम पानी एग्रीकल्चर लैंड में रिचार्ज, जो पानी उसके बाद आ गया रिवर में। अब हमारा रिवर जब पीछे से इंडिया छोड़ेगा तो कम से कम हमारे रिवर में कम से कम पानी होना चाहिए ताकि हम उसके डैमेज से बच सके। तो उसके लिए जो मैंने प्रपोजल दी थी कि लेट्स कन्वर्ट आवर ऑल रिवर सिस्टम, जितना भी है, ये रावी या सतलुज नहीं, जितने भी हमारे रिवर सिस्टम्स हैं, इनको छोटे छोटे डाल दें और वो उसमें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि जो मिनी डैम्स होंगे, मिनी रेजरवायर्स होंगे, जिसके नीचे होते हैं वीयर्स, उसको आरिफत कंट्रोल भी सेटअप कहते हैं। पानी ऊपर से जब गुजरेगा तो एक बैकअप छोड़ेगा, और बैकअप का मतलब ये हुआ कि हमने फ्लड की पीक को तोड़ दिया। तो हम फ्लड की पीक, ये डिजाइन चाहता है, और डिजाइन में इतने एक्सपर्ट बैठे पाकिस्तान में, उनसे काम कोई नहीं लिया जा रहा। उनकी डायरेक्शन में तवज्जो इधर लाना चाहता था कि काइंडली ये जो रिवर्स है इसको हम कंट्रोल करें, इनको छोटी छोटी रेजरवायर्स वाल्स लगाएं और बैकअप वाटर। अब फर्ज करें कि हमारा 2 लाख क्यूसेक का पानी आ रहा है, तो अगर हम वाल्स बनाते हैं और उसकी पीक को तोड़ते जाते हैं तो वो सिंध तक पहुंचने के लिए वहां पर पूरा सा रह जाएगा, या इंडिया से पानी। ठीक है सर, जरूर इसके ऊपर काम होना चाहिए, इसके ऊपर जरूर काम होना चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त बात करूंगा इंजीनियर मुमताज अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक डायरेक्टर हैं कालाबाग डैम प्रोजेक्ट के। जी, ये जो भी बात की गई जनाब कि वो जो हमारे जो इस वक्त डैम्स अगर हम बना लिया तो हम सियासत किस पे करेंगे? सिंपल सी बात है कि क्या हम रिजर्वायर्स कितने बना सकते हैं, क्योंकि इंडिया जो है वो पे दर पे सैकड़ों जो है वो छोटे छोटे रिजर्वायर्स और डैम्स बना चुका है। हम क्यों नहीं कर सकते मुमताज साहब ये काम? जी देखिए, ये जो आप हल बता रहे हैं, ये एक हल है, इसमें कोई शक नहीं कि हम अपने जो बैराजेस हैं उनके ऊपर हम कुछ पानी स्टोरेजेस बना सकते हैं। लेकिन वो स्टोरेजेस जो भी होंगी, अब यानी हमारे पूरे जो इंडस वाटर की जो वैली है, इसकी जितनी भी लेंथ है, अगर आप इस सब के ऊपर छोटे छोटे स्टोरेजेस बना भी लें तो वो एक मेगा डैम का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। मतलब ये डायमेंशंस हैं, इस तरह की डायमेंशंस हैं इंडस रिवर की कि उस पे छोटे छोटे से आप बना सकते हैं रिजर्वायर्स? जी, छोटी छोटी रिजर्वायर्स बन सकती हैं। जैसे मसलन आप बना सकते हैं 20-25 हज़ार एकड़ फुट की बना सकते हैं, ठीक है जी। 10,000 एकड़ फुट की बना सकते हैं, 20,000 एकड़ फुट की बना सकते हैं। लेकिन जो डैम है, अब मसलन कालाबाग डैम है, वो 61 लाख एकड़ फीट की स्टोरेज है, ठीक है जी। तो मतलब है कि आप ये इंडस को, जो कि आगे मैदान है, जो पंजाब है और सिंध है, ये मैदानी इलाका है। हाँ। इसमें हमें वो स्लोप अवेलेबल नहीं है जहां हम ये सारा पानी जो आ रहा है इसको हम स्टोर कर सकें। छोटी छोटी स्टोरेज तो बन सकती हैं। एग्जैक्टली सर, चूंकि सर देखें बात सारी ये है कि कालाबाग डैम है, और जो हम तो कहते हैं जनाब जो मुतनाज़े डैम है, जो चीज़ें हैं उनको ज़रा साइड में रखें। जो करने वाली चीज़ें हैं, जो रिजर्वायर्स वगैरह है, इनके ऊपर तो कुछ इनिशिएट करें। यहाँ पे तो उसके ऊपर भी नहीं होता, डूब जाता है, फिर हम चले जाते हैं दुनिया भर से मदद मांगने। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से मैं फुली एग्री करता हूँ। लेकिन मेरे भाई बात ये कि वो काम भी करने वाले हैं,
जो हमारा स्टोरेज के हैं। लेकिन जो है देखिए कालाबाग डैम मुतनाज़िया हो गया, ठीक है जी, चलो मान लिया कालाबाग डैम मुतनाज़िया हो गया। अव्वल तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके ऊपर भी जो तनाज़ा है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि एक सियासी अगर एक मसला पैदा हुआ है, मसाइल पैदा होते रहते हैं। वो दुनिया का कौन सा मसला है जिसका कोई हल नहीं है? हर मसले का हल है। सही। जरूरत ये है कि हमारी जो क़यादत है, हमारी जो सियासी क़यादत है, उसमें खलूस की जरूरत है, उसमें कमिटमेंट की जरूरत है, उसमें जुर्रत की जरूरत है, जो कि कौम को हकायक से आगाह कर सके। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि सिर्फ कालाबाग डैम तो नहीं है, हमारे पास तो तकरीबन 1 दर्जन के करीब जो है मेगा डैम की साइट्स हैं। दरिया झेलम पर हैं, दरिया एक्सप्रेस के ऊपर हैं, उसके ऊपर हमारे जो दूसरे रिवर स्वान है, रिवर काबुल है, रिवर हैरो है, इनके ऊपर हमारे पास तकरीबन 1 दर्जन के करीब मेगा डैम्स की फैसिलिटीज हैं, साइट्स हैं। हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, यानी बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है। बहुत शुक्रिया मुमताज साहब आपके वक्त का। बात सिर्फ इतनी है कि एक पुलिटमेंट जो है वो यहाँ पर ज़रूरी है, अवेयरनेस के साथ कमिटमेंट इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। डैम्स हमें चाहिए, रिजर्वायर्स आबी ज़खायर हमें चाहिए। ये पैटर्न हमें तब्दील करना होगा कि हर 2 साल बाद, हर 1 साल बाद हम सैलाब की नज़र होती है हमारी मईशत, और पूरी दुनिया में हम कशकोल लेकर चले जाते हैं कि जनाब हमारा 30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया और दुनिया हमारी मदद करे। सवाल ही नहीं पैदा होता। दुनिया भी आपको देख रही कि आपकी जो रविश है वो इंतहाई गलत है, जिसको हमें बदलना होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।